अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज का जो डिस्कशन होगा वो नीट एनालिसिस 2022 का होगा, जो कल का पेपर हुआ था। तो उसी के अकॉर्डिंग हम जो फिज़िक्स सेक्शन है उसी को सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। तो टाइम ज़ाया किए बिना तो हम सीरीज़ S1 जो आपका नीट का पेपर है, सीरीज़ S1 हम सॉल्व करेंगे। तो सीरीज़ S1 को हम सॉल्व करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, तो वो मैं रीड करूँगा, उसी के अकॉर्डिंग फिर हम इसको आंसर करेंगे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन फर्स्ट है वो है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। उसमें हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक लिस्ट दिया हुआ है, उसको हमको लिस्ट 2 में उसके कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ्स के साथ उनको कंपेयर करना है। सो फर्स्ट थिंग इज़ वी हैड गॉट द इलेक्ट्रो AM रेडियो वेव्स, एंड दूसरा है माइक्रोवेव्स, तीसरा है इंफ्रारेड रेडिएशंस, एंड फोर्थ डी ऑप्शन इज़ एक्सरे वेव्स। तो इसके लिए सिंपली हम क्लास के नोट्स में जब हम आपको पढ़ाया जाता है, एक न्यूमोनिक्स होता है जो आपको याद रखा जाता है, वो होता है CYXUVIMR। दैट मीन्स इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर यहाँ से देखा जाए, ये रेडियो वेव्स है, ये माइक्रोवेव्स है, इंफ्रारेड, वायलेंट, UV, एक्स रेज, गामा रेज एंड कॉस्मिक रेज। तो उसी के अकॉर्डिंग दैट मीन्स ये है हाई वेवलेंथ वाले और ये है लो वेवलेंथ वाले। तो अगर इस निमोनिक के अकॉर्डिंग देखा जाएगा तो जो AM वेव्स है तो वो सबसे ज़्यादा AM रेडियो वेव्स है, वो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग होगा। दैट मीन्स ऑप्शन 2, दैट मीन्स पार्ट लिस्ट 2 में इसका दूसरा ऑप्शन आएगा, दैट मीन्स 10⁻² मीटर। तो यहाँ पे जो AM रेडियो वेव्स है, AM रेडियो उसको 10⁻² आ जाएगा। एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसके बाद जो हमारा है माइक्रोवेव्स सेकंड पे आता है यहाँ पे। दो दैट मीन्स इससे उससे माइक्रोवेव्स को रेडियो वेव से कम होगा। दैट मीन्स यहाँ पे आपको देखना है 10⁻² से कम कौन है, वो है 10⁻², दैट मीन्स 10⁻²। एंड सिमिलरली अब उसके बाद आया है इंफ्रारेड वेव्स। तो जो आई वेव्स है वो है फिर यहाँ पे दैट मीन्स माइक्रोवेव से भी कम, तो उसको देखा जाए 10⁻² से कम दिया हुआ है 10⁻⁴। उसके बाद अगर देखा जाएगा यहाँ पे दिया हुआ एक्सरे यहाँ पे है, दैट मीन्स इन सब से भी कम, दैट मीन्स यहाँ पे होगा उसका 10⁻⁴ मीटर, सॉरी आई मीन से 10⁻⁻10 मीटर। अगर ये ऑप्शन देखा जाएगा तो उसी अकॉर्डिंग आप अपने ऑप्शंस को सिलेक्ट कर लेंगे, दैट मीन्स रेडियो वेव्स को 10⁻², यहाँ से A पार्ट को दिया गया है 2, और यहाँ पे B पार्ट को दिया गया है, माइक्रोवेव्स को दिया गया है 10⁻², थर्ड ऑप्शन है। और उसके बाद C जो है आई वेव्स, इंफ्रारेड रेडिएशंस, उसको दिया है 10⁻⁴, यहाँ फोर्थ के साथ रिलेटेड है। और फिर एक्सरे ओबियसली फिर 1 के साथ होगा। ये ऑप्शन देखा जाएगा आपसे, वो है इसमें आई थिंक ये है ऑप्शन नंबर 2। तो ये है ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का आंसर। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो हमारा ऐसा है। अब क्वेश्चन नंबर 2, तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो हमारा ऐसा है। ए स्क्वायर लूप ऑफ साइड 1 मीटर एंड रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओहम इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 टेस्ला इफ द प्लेन ऑफ अ लूप इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप इज। तो ऐसा हमारा क्वेश्चन है। एक लूप दिया गया है जिसका प्लेन फॉर एग्जांपल, या अगर हम सर्कुलर की जगह ले लो, हम ले लेते हैं एक रेक्टेंगुलर लूप, ठीक है, जैसे एक पेपर, जैसा ही मेरे हाथ में पेपर है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है B, वो दिया हुआ है 0.5 टेस्ला, और जो इस पेपर का, इस लूप का प्लेन है, ये प्लेन है, वो मैग्नेटिक फील्ड के ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, ऐसे इस डायरेक्शन में है। दैट मीन्स जो इसका एरिया वेक्टर होगा वो भी इसके परपेंडिकुलर होगा। दैट मीन्स एरिया वेक्टर जो इस लूप के लिए होगा, जो इस लूप का एक प्लेन होगा, अगर मैं ये मान लूँ इसका प्लेन, तो यहाँ एरिया वेक्टर उस डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा। दिया हुआ है यहाँ पे जो प्लेन है लूप का, वो किस डायरेक्शन में है, वो है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो फिर पूछा गया है मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा। नॉर्मली फ्लक्स की बात की जाए तो वो है BA
कॉस ऑफ थीटा। यहाँ पे थीटा किस किस के बीच में एंगल है, वो है एंगल बिटवीन बी एंड एरिया वेक्टर। यहाँ पे एरिया बी इस डायरेक्शन में है, एरिया उसी डायरेक्शन में है, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कॉस 0 कर देंगे तो फ्लक्स वुड बी इक्वल टू बी ए कॉस 0, तो वो 1 आ जाएगा, लिखने की जरूरत है नहीं। तो यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू आपको आ जा सकती है, बी का वैल्यू 0.5 और एरिया दिया हुआ है यहाँ पे 1 मीटर, तो आप 1 मीटर से उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका आंसर 0.5 आके आ जाएगा। ठीक है, तो 0.5 वेबर। तो इसके अकॉर्डिंग वो देखा जाएगा तो फोर्थ ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन। तो ये आप कॉपी कर लें। तो उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में ऐसा है कि एक कॉपर वायर है, कॉपर वायर ऑफ लेंथ 10 मीटर एंड रेडियस 10 पावर -2 by pi root pi has electrical resistance of 10 ohm. The current density in the wire for an electric field strength of 10 volt is given by. तो अगर देखा जाएगा सबसे पहले यहाँ पे साइड दिया हुआ है, जो साइड दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1 मीटर का। नॉर्मली अगर देखा जाए लेंथ हम मान ले वो है 1 मीटर की, और ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो उसके बाद और एक चीज़ दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है 1 ओहम का, और उसके बाद एक रेजिस्टेंस यहाँ पे जो लेंथ है वो दिया हुआ है 10 मीटर का, और जो रेडियस दिया हुआ है, रेडियस वो दिया हुआ है 10 पावर -2 डिवाइडेड बाई रूट पाई। उसके अलावा दिया गया है यहाँ पे रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस है वो दिया गया है 10 ओहम का। तो आपको पूछा गया है करंट डेंसिटी J, ठीक, और उसके अलावा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दिया गया है 10 वोल्ट पर मीटर, ऐसा। तो अब हमको करंट डेंसिटी का फॉर्मूला पता होगा, J इज इक्वल टू करंट पर यूनिट एरिया। लेकिन अब यहाँ पे अगर देखा जाएगा एरिया हम निकालेंगे, ठीक है, एरिया हम निकाल सकते हैं। वायर है तो उसका जो एरिया होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया, वो पाई आर स्क्वायर जैसा होगा, सर्कल जैसा होगा। ऑब्वियसली एरिया आपको पता है, लेकिन करंट पता करने के लिए यहाँ पे इसने यहाँ रेजिस्टेंस दी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है और लेंथ दी हुई है। तो इस चीज को पता करने के लिए हमको इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करना पड़ेगा। तो करंट को देखने के लिए, करंट को रेजिस्टेंस की टर्म्स में मुझे पता है आई वी इज इक्वल टू आई आर। तो मुझे I कैसे निकलेगा, V डिवाइडेड बाई R। बट अभी भी हमारा फिर करंट आ जाएगा पोटेंशियल की और रेजिस्टेंस की टर्म्स में, लेकिन आपको पता है, लेकिन यहां दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में। और एक चीज तो आप नॉर्मली कर सकते हैं, जो V होता है वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ, वो कितनी लेंथ में है। तो यहां पे आप लिख सकते हैं I इज इक्वल टू, I को लिख सकते हैं EL बाई आर, EL बाई आर। तो सिंपली यहाँ पे लिखेंगे हम I की जगह EL डिवाइडेड बाई R, और यहाँ पे एरिया, यहाँ पे R। तो सिंपली हम वैल्यू डाल देंगे, J इज इक्वल टू E की वैल्यू यहाँ पे 10 है, लेंथ हमारा 10 है, और रेजिस्टेंस यहाँ पे हमारा 10 है, और एरिया है हमारा यहाँ पे पाई R स्क्वायर। R क्या है यहाँ पे, ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बी द रेजिस्टेंस, और यहाँ पे एरिया है पाई आर स्क्वायर। और अगर यहाँ देखा 10 से 10 गया, वहाँ बचा 10 पाई, और रेडियस ये निकला, ये 10 पावर -2 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ पाई का स्क्वायर। तो जब इस चीज़ को हमने सॉल्व करने की ट्राई की तो वहाँ बचा 10 डिवाइडेड बाई पाई, यहाँ 10 पावर -4 आ जाएगा डिवाइडेड बाई पाई, क्योंकि स्क्वायर और रूट गया, वहाँ से पाई गया, वहाँ बचा ऊपर 10 पावर 1 और नीचे का 10 पावर -4, ऊपर प्लस होके जाएगा 10 पावर 5, ओवरऑल आंसर आ जाएगा 10 पावर 5। तो यहाँ के ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो होगा 10 पावर 5 वुड बी ऑप्शन नंबर 2। तो ये होगा ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 वुड बी योर आंसर। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 4 को देखेंगे। जो हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है, रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ ए थिन यूनिफॉर्म डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड नॉर्मल टू इट्स प्लेन टू द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर। सिंपली हमारे पास यहाँ पे एक डिस्क दी हुई है जिसका रेडियस से हमारे पास R होगा, ये इसका एक्सिस है, और एक्सिस के अबाउट इसका रेडियस ऑफ गायरेशन K1 मान लेते हैं हम, और दूसरा बताया गया है अबाउट इट्स डायमीटर, तो वो हम मान लेंगे K2। आपको पता है सिंपली अगर पहली बात देखी जाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का क्या होता है, mr स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे रेडियस ऑफ गायरेशन को आपको पता होगा, वो होगा R डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 2, और अबाउट डायमीटर क्या होता है, R डिवाइडेड बाई 2। आपको क्वेश्चन में बोला
बोला गया है आप बताइए K1/K2 का वैल्यू, K1/K2 का रेडियस ऑफ गायरेशन एट द सेंटर टू द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन यहाँ पे एक्सिस के पास और अलोंग द डायमीटर। तो यहाँ पे देखा जाएगा तो वो क्या आएगा, वो आएगा R1/√2 डिवाइडेड बाई R/√2 डिवाइडेड बाई R/2। ये R से ये R चला गया, वहाँ बचा 2 डिवाइडेड बाई √2। तो यहाँ पे वैल्यू आएगा 2 डिवाइडेड बाई √2। ऐसा कोई ऑप्शन है तो नहीं, तो इसको हम रैशनलाइजेशन कर लेंगे। √2 डिवाइडेड बाई √2, यहाँ से √2 और √2 बनेगा, वो 2 से वो 2 चला गया, वहाँ बचा √2/1 दैट इज √2:1। तो इस ऑप्शन को अगर हम ऑप्शंस के साथ मैच करेंगे तो वो आ रहा है ऑप्शन नंबर 4, दैट मीन्स ये 4th ऑप्शन है। ओके, तो अब क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करते हैं, तो इसको रब कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सिंपली क्या बताया गया है, द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एंड द इक्विपोटेंशियल सरफेस। सिंपली ये कोई ऐसा क्वेश्चन है नहीं, ये एक सिंपली थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। आपने हज़ारों बार इस क्वेश्चन को ऑलरेडी किया होगा। डायग्राम्स में आपको दिखाया गया होता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस वो सरफेस होती है जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री पे हो जाता है, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस। उस वाली सरफेस को आप इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। सिंपली तो एंगल जो होगा वहाँ पे वो होता है 90 डिग्री, दैट मीन्स कि यहाँ पे जो ऑप्शन होगा दैट मीन्स वो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा इसका। तो अब मैं मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। बहुत इजी क्वेश्चन था ये, इसको 1 सेकंड में आप कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात की जाए, यहाँ पे लिखा गया है कि प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल हैव, तो ऑप्शन फर्स्ट है इसको नो यूनिट्स एंड नो डायमेंशन, बोथ यूनिट्स एंड डायमेंशन, बोथ यूनिट्स एंड डायमेंशन, यूनिट्स बट नो डायमेंशन, डायमेंशंस बट नो यूनिट्स, ऐसे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। आपको पता होगा कि एक चीज होता है एंगल, दूसरा होता है हमारा सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का यूनिट होता है रेडियन और इसका यूनिट होता है स्टीरेडियन, इतना तो पता है। दैट मीन्स ये एक बात क्लियर हो गई कि जो एंगल होता है या सॉलिड एंगल होगा उन दोनों के यूनिट्स है, इन दोनों के यूनिट्स है। और दूसरी बात, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, नो डायमेंशन, नो डायमेंशन, सिंपली इसका भी कोई डायमेंशन नहीं होता। ठीक है, इतनी बात तो बहुत आसान है, आप इसको अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज को देखेंगे कि इसके कोई डायमेंशन नहीं होते हैं और लेकिन यूनिट्स होते हैं, दैट मीन्स यूनिट्स होंगे डायमेंशन नहीं होंगे। इसका ऑप्शन तो ये होगा यूनिट्स बट नो डायमेंशन, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 3, इसको आप मैच कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस पेपर, अकॉर्डिंग टू दिस सीरीज, दैट मीन्स S1। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब बात होगी क्वेश्चन नंबर 7 की। ओके, तो यहाँ पे रब कर लेते हैं थोड़ा। ओके, तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पे क्या ऐसा लिखा गया है कि जो एंगुलर स्पीड ऑफ ए फ्लाई व्हील मूविंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन चेंज फ्रॉम 1200 rotations per minute to 3120 rotations per minute in 16 seconds. The angular acceleration in radians per second square is given by। तो ऑप्शंस दिए गए हैं। तो पहले हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की ट्राई करते हैं कि ये फ्लाई व्हील क्या चीज़ है। तो इसमें देखो, यहाँ पे सिंपली अगर देखा गया है एंगुलर स्पीड, तो एंगुलर स्पीड दैट मीन्स ओमेगा, कि कोई भी चीज़ जब एंगुलर में घूमती है तो वो यूनिटरी वाले मेथड से आप ऐसे देखते हैं। ठीक है, तो अगर कोई 2π डिवाइडेड बाई 60 इंटू एन, 2π डिवाइडेड बाई 60 इंटू एन सिंपली। तो अगर यहाँ पे देखा जाए, आपको पूछा गया है अल्फा, लेकिन अल्फा क्या होता है, डी ओमेगा बाई डी टी, डी ओमेगा बाई डी टी, दैट मीन्स ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा ओमेगा डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। यहाँ पे देखो डेल्टा ओमेगा क्या है, दैट मीन्स ये वाली चीज 2π डिवाइडेड बाई 60, 2n डिवाइड बाई 60 इंटू चेंज इन ओमेगा, वो क्या था यहाँ पे 3120 में से माइनस करना है, 3120 में से माइनस करना है 1200 डिवाइडेड बाई टाइम डेल्टा टी, वो कितना था 16। ये n की वैल्यू यहाँ हमको ये डिनोट करने की ट्राई कर रही है यहाँ पे। ठीक है, तो ऑब्वियसली हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपली अल्फा इज इक्वल टू 2π डिवाइडेड बाई 60, 2π डिवाइड बाई 60, 3120 में से 1200 को जब निकालेंगे वहाँ बचे 1000, 800, 1800, 1920, तो वहाँ बचा 1920 डिवाइडेड बाई 16। ये 0 से ये 0 चला गया। ठीक है, यहाँ से 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, वहाँ बचा हमारा पाई इंटू 192 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 8। ठीक है,
तो अब अगर यहाँ देखा जाएगा 8 से इसको कैंसिलेशन कर लेते हैं। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, यहाँ पे हाँ 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, यहाँ 3 गए 32, 8 4 ज़ा 32। तो यहाँ बचा हमारा अल्फा इज इक्वल टू पाई इंटू 24 डिवाइडेड बाई 6। सिंपली 6 से कैंसिलेशन, 6 1 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, तो आपका आंसर आ जाएगा 4 पाई। तो ऑप्शन के साथ मैच किया जाएगा तो वो आपका फोर्थ ऑप्शन मैच हो रहा है। तो ऐसे ही एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, तो थोड़ा सा ट्रिकी मान सकते हैं, जल्दी से दिमाग में उतनी तेज़ी से नहीं आ जाता, लेकिन बहुत इजी था, कैलकुलेशन इजी थी, विदा आपको कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ नहीं करनी थी, कैलकुलेशन इसकी इजी थी, तो ऐसे हो सकता है। तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, उसमें सिंपली दिया गया है कि 2 रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओहम एंड 200 ओहम आर कनेक्टेड इन पैरेलल्स। अगर ऐसा देखा जाएगा तो एक रेजिस्टर इतना है जिसका रेजिस्टेंस 100 ओहम है, दूसरा ऐसा है जो 200 ओहम का है, इनको जोड़ा गया है पैरेलल्स में, एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया गया है इस तरीके का। तो जो रेशो है थर्मल एनर्जी डेवलप्ड इन 100 ओहम, तो इसमें कितना थर्मल एनर्जी जनरेट हुआ है टू दी इसमें कितना हुआ है। दैट मीन्स आपको एनर्जी की वैल्यूज को पता करना है, दैट मीन्स आपको थर्मल एनर्जी के बारे में पता करनी है, दैट मीन्स आपको पावर रेडिएटेड के बारे में पता होना चाहिए। सिंपली हमको क्या पता होता है, पावर, इसका आंसर अगर ऐसा कर लेंगे, पावर किसके बराबर होता है, वेरी, ऐसा आपने ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, P इज इक्वल टू IV। ठीक है, सिंपली अगर इसको ऐसा देखा जाएगा, ठीक, तो आप इस I को लिख सकते हैं सिंपली V इज इक्वल टू IR, तो आप I को लिख सकते हैं V बाई R। तो मैं यहाँ पावर को लिख लूँ V इंटू V डिवाइडेड बाई R, दैट मीन्स P इज इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R। इसका मतलब ये हो गया जो पावर है वो R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये R क्या है, रेजिस्टर। तो इसका मतलब अगर हमको निकालना होगा P1 वो होगा 1/100। अब अगर हमको निकालना होगा P2 वो होगा 1/200। अब अगर मुझे निकालना होगा P1 डिवाइडेड बाई P2, वो सिंपली क्या आ जाएगा, 1/100 डिवाइडेड बाई 1/200, वो निकलेगा 200 डिवाइडेड बाई 100। ये 2 0 से ये 2 0 चले गए, आपका आंसर आ जाएगा 2:1। और वो ऑप्शन जो मैच हो रहा है वो फोर्थ ऑप्शन मैच हो रहा है, इसका आपको फोर्थ ऑप्शन मैच हो रहा है। तो आप मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि होगा क्वेश्चन नंबर 9 है। 2 objects of mass 10 kg and 20 kg respectively are connected to the 2 ends of a rigid rod of length 10 meter with negligible mass. The distance of the center of mass of the system from 10 kg mass is simply एक रॉड दिया गया हुआ है रिजिड रॉड, इस साइड पे उसको लगा हुआ है 10 kg का मास, इस साइड लगा हुआ है 20 kg का मास, और बीच का डिस्टेंस 10 kg है। सिंपली अगर आप नॉर्मल कोई विदाउट इधर उधर आपको जाना नहीं है, सिंपली एक फॉर्मूला होता है, आपको बताया गया है कि आप इसका सेंटर ऑफ मास ढूंढो। सेंटर ऑफ मास अगर आप ढूंढेंगे वो क्या होता है, M1 M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। सिंपल अल्फाज में वो क्या होगा, 10 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 20, वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 30। ये से ये गया, वहाँ बचा 20 डिवाइडेड बाई 3। तो सिंपल अल्फाज में अगर इसको देखा जाएगा तो जो ऑप्शन मैच हो रहा है वो ऑप्शन नंबर 4 इसको मैच हो रहा है। ठीक है, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, जो होगा क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ पे देखा जाएगा तो एक आइडियल गैस अंडरगोज 4 डिफरेंट प्रोसेसेस फ्रॉम द सेम इनिशियल स्टेट एज शोन इन फिगर बिलो। तो जो फिगर ऐसा दिया गया है, यहां से प्रेशर और यहां से वॉल्यूम का दिया गया है। तो ये फर्स्ट का कर्व दिया गया है, फोर्थ का कर्व दिया गया है, और ऐसा और एक कर्व दिया गया है जिसका 3 है, और एक कर्व दिया गया है इसका 2 है। ऐसा आपको ऐसे ग्राफ्स आपने थर्मोडायनेमिक्स में क्लास 11 के कोर्स में है एक थर्मोडायनेमिक्स में, तो आपने बहुत सारे टॉपिक्स में ऐसे देखा होगा कि जो कर्व है विच रिप्रेजेंट्स द एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए ये स्लोप ज़्यादा, तो वो चीज़ एडियाबैटिक होता है, दैट मीन्स ये ऑप्शन 2, तो दैट मीन्स जिसको 2 होगा, तो यहाँ पे 2 है फोर्थ ऑप्शन सिंपल, दैट मीन्स ये वाला ग्राफ। अगर ग्राफ ऐसा है तो ये
ऐसा होगा, ये वाला, ये प्रेशर और ये वॉल्यूम। ठीक, तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। पहले रब कर लेते थोड़ा सा। अब क्वेश्चन नंबर 10 के बाद हम सिंपली अब सीधे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर जाएंगे। तो यहाँ पे बताया गया है कि पीक वोल्टेज ऑफ द एसी सोर्स इज इक्वल टू पीक वोल्टेज। नॉर्मली जब आप देखते हो, आपको क्लास 12 के कोर्स में है अल्टरनेटिंग वगैरह करंट, उस वाले चैप्टर, उस चैप्टर में, तो जैसे आपको IRMS निकालना होता है तो आप बोलते हैं I नॉट डिवाइडेड बाई √2। आपको VRMS निकालना होता है तो बोलते हैं आप V नॉट डिवाइडेड बाई √2। अभी आपको इस वाले कॉन्सेप्ट पे बात हो रही है, तो सिंपली आपको V नॉट का वैल्यू बताया गया है पीक वोल्टेज, सिंपली √2 इंटू VRMS। इसको यहाँ पुट कर दो, यहाँ शिफ्ट कर दो, हो गया। तो दैट मीन्स √2 टाइम्स दी VRMS वैल्यू ऑफ दी AC सोर्स। तो ऑप्शंस में अगर देखा जाएगा तो फर्स्ट ऑप्शन इसके साथ मैच हो रहा है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12, तो यहाँ दिखा है द एनर्जी दैट विल बी आइडियली रेडिएटेड बाय 100 किलोवाट ट्रांसमीटर इन 1 आवर। सिंपली एनर्जी रेडिएटेड, और यहाँ पे ट्रांसमीटर की बात हो रही है, दैट मीन्स पावर के रिलेटेड है। तो अगर देखा जाएगा पावर किसके बराबर होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम। आपको एनर्जी पूछी गई है, आप लिखो एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। और एनर्जी कितना, पावर यहाँ पे लिखा हुआ है 100 किलोवाट। किलोवाट की जगह हम 10 पावर 3 कर देते हैं, इनटू टाइम, टाइम दिया हुआ है 1 आवर। 1 आवर को लिख सकते हैं हम सेकेंड्स में, वो हो गया 3600 सेकेंड्स, वो हो गया 3600 सेकेंड्स। तो यहाँ पे अगर देखा जाएगा सिंपली कितना बना, 10 पावर 2, 10 पावर 3, 10 पावर 5 इंटू 36 इंटू 10 पावर 2, ये बना 36 इंटू 10 पावर 7। तो ऑप्शंस को अगर मैच किया जाएगा तो वो होगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। तो अब क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, तो लिखा गया है कि इन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन द इनपुट फ्रीक्वेंसी इज 60 हर्ट्स। तो यहाँ पे जो इनपुट फ्रीक्वेंसी है वो दिया गया है 60 हर्ट्स का, और पूछा गया है कि आपको आउटपुट फ्रीक्वेंसी के बारे में वो कितना होगा। तो सिंपली आपको क्या पता होता है, जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है, जितना उसमें इनपुट फ्रीक्वेंसी रहता उतना ही उसमें आउटपुट फ्रीक्वेंसी रहता है। हाँ, नो मैटर अगर यहाँ पे आपको फुल वेव रेक्टिफायर दिया गया होता तो उसका आउटपुट फ्रीक्वेंसी डबल हो जाता है। अगर 60 होता तो 120, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे 60 हर्ट्स आ जाएगा। ये मैच किया जाएगा तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ रहा है। ओके, तो अब क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, अ रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन ए ग्लास सरफेस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3। तो ऐसा एक सरफेस है, यहाँ से एयर है और ये गिलास का शीट है, यहाँ से एक लाइट रे आ रही है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, एयर का म्यू हम मान लेते हैं, और यहाँ हम गिलास का मान ले, गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू √3 दिया गया है। हाँ, तो यहाँ पे एट एन एंगल 60 वो इंसिडेंट हो रही है, तो एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड द एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड रेज वुड बी सिंपली। तो ऐसे कुछ हो रहा है इसमें, अगर हम देखा जाएगा ये इसमें रिफ्लेक्टेड है, और अगर ये रिफ्लेक्टेड रे होगी तो आपको निकालना होगा एंगल। तो आपको सिंपली एक फॉर्मूला पता होता है, म्यू साइन आई इज इक्वल टू म्यू साइन ऑफ आर। ठीक है, तो यहाँ पे म्यू कितना है, यहाँ 1, साइन आई इंसिडेंस कितना है 60 डिग्री, म्यू कितना है √3, साइन आर वो मुझे पता नहीं है। तो साइन 60 कितना होता है, √3 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ √3 साइन ऑफ आर। अगर √3 से √3 गया तो वो हमको पता चल रहा है। यहाँ पे बचा 1/2 इज इक्वल टू साइन ऑफ आर। साइन का वैल्यू 1/2 कहाँ पे होता है, ओवैसे साइन 30 पे, तो यहाँ 1/2 की जगह मैं लिखूँ साइन 30 और साइन ऑफ आर। यहाँ साइन से साइन गया, दैट मीन्स रिफ्रैक्टेड, यहाँ एंगल आ जाएगा 30 डिग्री। तो आपको जो ऑप्शन है वो मैच हो रहा है ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 के बाद अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, इन दी गिवन न्यूक्लियर रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 15, न्यूक्लियर रिएक्शन ऐसी दी गई है, सोडियम यहाँ दिया हुआ है, यहाँ उसका एटॉमिक मास 22, इसका चार्ज दिया हुआ है प्रोटॉन नंबर 11, वो कन्वर्ट हो रहा है, डिके हो रहा है एक X में
ये अननोन एलिमेंट है प्लस एक पॉजिट्रॉन निकल रहा है और एक न्यूट्रिनो निकल रहा है। न्यूट्रिनो का चार्ज कुछ होता नहीं है, इवन वो मासलेस होते हैं। यहाँ देखो, जब भी एक पॉजिट्रॉन रिमूव होता है तो मास कंजर्व रहता है, मास कंजर्व रहता है, ठीक। तो दैट मीन्स हमको देखना है खाली चार्ज की बात। तो दैट मीन्स अगर हम यहाँ पे देखा ऑप्शंस की बात की जाए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 में मास वेरी हो रहा है। यहाँ पे मास 23 और ऑप्शन नंबर 4 में अभी मास 23 आ रहा है। दैट मीन्स मास को 22 ही होना पड़ेगा। जो एक्स एलिमेंट है उसका मास, जो एक्स एलिमेंट है उसका मास 22 ही आना चाहिए, लेकिन चार्ज कुछ आ सकता है। देखो यहाँ पे चार्ज 11 है। अगर हम चार्ज को कंसिडर करेंगे, यहाँ से चार्ज कितना है, यहाँ से चार्ज है 11, चार्ज है 11, यहाँ चार्ज है 1, C इज इक्वल टू 1। और यहाँ अगर देखा जाएगा, यहाँ 11 को कंप्लीट करने के लिए यहाँ का चार्ज होना चाहिए 10। दैट मीन्स यहाँ 10 होना चाहिए, ये जो चार्ज है यहाँ 10 होना चाहिए और 22। ऐसा जो ऑप्शन है वो आ रहा है हमारा नियॉन 22 और 10। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 16 हम देखेंगे। तो यहाँ पे अगर देखा जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है, इफ़ द इनिशियल टेंशन ऑन ए स्ट्रेचड स्ट्रिंग इज डबल्ड देन द रेशियो ऑफ इनिशियल एंड फाइनल स्पीड्स ऑफ द ट्रांसवर्स वेव अलोंग द स्प्रिंग। तो सिंपली अगर हमको एक फॉर्मूला रहता है एक प्यारा सा, दैट मीन्स जो स्पीड होती है वो टेंशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रूट ऑफ टेंशन, जो स्पीड होता है वो टेंशन के रूट के प्रोपोर्शनल रहता है। सिंपली अगर हम देखा जाएगा तो V1 जो है वो आ जाएगा हमारा, V1 अगर हम देखा जाएगा वो आ जाएगा रूट ऑफ टाउ। तो और फिर क्या किया गया है, इफ इनिशियल टेंशन ऑन स्ट्रेचड स्ट्रिंग इज डबल्ड, पहले टेंशन T था फिर टेंशन को डबल किया गया है तो उसका स्पीड क्या आ जाएगा, पहले टेंशन T था तो स्पीड V1 होगा, लेकिन जब मैंने टेंशन को डबल कर दिया तो वो तब T2 आएगा। फिर पूछा गया है तो आप बताओ रेशो V1 और V2 का, V1 बाई V2 निकाल दो तो V1 आ जाएगा टाउ डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा 2 टाउ, टाउ से टाउ गया, वहां बचा ऊपर 1, नीचे बचा √2, ऑप्शन आ जाएगा 1:√2। तो मैच करेंगे तो वो है ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट, ठीक। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 16 था ये, अब क्वेश्चन नंबर 17 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, द रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड बाय फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सेकंड। फ्रीली फॉलिंग बॉडी, तो दैट मीन्स सिंपली क्वेश्चन नंबर 17 की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 17 की बात की जाए तो 17 में ये गैलीलियोस ऑड नंबर लॉ है, ऑड नंबर लॉ। तो जो स्पीड्स रहती वो 1:3:5:7:9 सो ऑन, ऐसे ऑड नंबर के रेशो में आ जाती है। सिंपली जो आपके ऑप्शंस के साथ अगर मैच किया जाएगा तो वो ऑप्शन फर्स्ट होगा। ओके, तो अब क्वेश्चन नंबर 18 पे मूव कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 18 जो है, व्हेन द लाइट प्रोपगेट्स थ्रू अ मटेरियल मीडियम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन r एंड रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर, द वेलोसिटी ऑफ लाइट v इज गिवन बाय, तो आपको v बताना है। तो आपको पता है, देखो सिंपली अगर हम देखा जाएगा v किसके बराबर होता है, 1/√ऑफ म्यू और एप्सिलॉन, ठीक। तो लेकिन अब अगर हम इसको इलाबोरेट कर लेंगे, म्यू को लिख सकते हैं हम म्यू नॉट म्यू आर, और इस एप्सिलॉन को लिखेंगे हम एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर। यहाँ पे हम इसी चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं 1/म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट में, और फिर यहाँ पे म्यू आर और एप्सिलॉन आर को अलग। लेकिन ये वाली क्वांटिटी क्या होती है, 1/√ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट सी के बराबर होता, वो हम लिख सकते हैं सी, और यहाँ पे बचा √ऑफ म्यू आर एप्सिलॉन आर। तो ऑप्शंस के साथ अगर मैच किया जाएगा, सी डिवाइडेड बाई म्यू आर एप्सिलॉन आर, वो है ऑप्शन नंबर 2। तो ये है ऑप्शन नंबर 2। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 18, अब क्वेश्चन नंबर 19 की ओर मूव करते हैं। 19, yes, the tension, the T1 and T2 be the energy of an electron in the first and second excited states of hydrogen atom respectively. According to the Bohr model of an atom, the ratio of T1 and T2. तो हाइड्रोजन एटम की बात अगर की जाएगी तो उसकी एनर्जी रहती है -13.6 Z² डिवाइडेड बाई n²। दैट मीन्स यहाँ पे एनर्जी बोला गया है T की टर्म्स में, तो हम लिखेंगे T इज प्रोपोर्शनल टू 1/n²। हाइड्रोजन एटम में Z1 हो जाएगा तो दैट मीन्स ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n² की बात होगी। तो पूछा गया है रेशो T1 और
T2 का, हमको बोला गया है T1 और T2 का। तो T1 क्या है यहाँ पे, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना आप। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हियर इज n इज इक्वल टू 2, तो n इज इक्वल टू 1 क्या होगा, ग्राउंड स्टेट, तो याद रखेंगे आप। तो n इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए क्या होगा, n इज इक्वल टू 2, तो वो आएगा 1/n स्क्वायर, दैट मीन्स 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई t। T2 दैट मीन्स सेकंड एक्साइटेड स्टेट, वो होगा n इज इक्वल टू 3, दैट मीन्स 1 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर। इसी को अगर लिखा जाएगा तो 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर, तो इसको लिखा जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 4। तो ऑप्शंस को अगर मैच किया जाएगा 9:4, वो है ऑप्शन नंबर 2, तो ये है दूसरा ऑप्शन। तो अब क्वेश्चन नंबर 18 के बाद आ रहा है हमारा 19 के बाद आ रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 जो है उसकी लैंग्वेज ऐसी है, व्हेन 2 मोनोक्रोमैटिक लाइट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी V न्यू एंड न्यू बाई 2। तो 2 मोनोक्रोमैटिक लाइट है, तो पहली और सेकंड की बात की जाएगी। यहाँ का फ्रीक्वेंसी न्यू है और यहाँ का फ्रीक्वेंसी न्यू बाई 2 है। यहाँ का फ्रीक्वेंसी न्यू है और यहाँ का फ्रीक्वेंसी न्यू बाई 2 है। तो उसके बाद यहाँ पूछा गया है कि ये एक फोटो इलेक्ट्रिक मेटल पे इंसिडेंट हो रहा है, उससे फिर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, फिर इक्वेशन आइंस्टाइन इक्वेशन लगेगा, दैट मीन्स और देयर स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल Vs/2 है और इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल Vs है। तो अगर इफ आइंस्टाइन इक्वेशन यूज़ की जाए, E इज इक्वल टू phi प्लस h न्यू नॉट, h न्यू नॉट। तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे लिखेंगे E इज इक्वल टू phi प्लस h न्यू नॉट। तो यहाँ पे अगर देखा जाएगा E इज इक्वल टू phi को मैं एज इट इज लिख लूँ, तो E इज इक्वल टू h न्यू को लिखते हैं। E इज इक्वल टू h न्यू खुद से होता है, यहाँ पे न्यू कितना है, यहाँ पे न्यू ही है, ओके। तो phi प्लस h, ये न्यू नॉट कितना है, यहाँ Vs डिवाइडेड बाई 2 है, और यहाँ h न्यू कितना है, यहाँ पे न्यू डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू phi को एज इट इज रखेंगे प्लस h न्यू नॉट यहाँ पे वी स्टॉपिंग है सिंपली, ओके। तो अब अगर यहाँ पे हम इन इक्वेशन फर्स्ट इसको मान लूँ मैं और इसको इक्वेशन सेकंड मान दूँ, तो यहाँ पे अगर हम कुछ मल्टीप्लाई या सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये बनेगा 2, यहाँ से ये बनेगा 2 और इसको ये 2 कट जाएगा, ठीक है। अब क्या कर लेते हैं हम, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1। मैं 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो वो क्या आ जाएगा, 2h न्यू माइनस h न्यू बाई 2, दैट मीन्स 2h न्यू माइनस h न्यू बाई 2 इज इक्वल टू 2 5 में से 5 गया, वहाँ बचा खाली 5 प्लस h न्यू एस माइनस h न्यू एस, तो वो 0 आ जाएगा, दैट मीन्स इतना वैल्यू आ रहा है। तो अगर इसको देखा जाएगा तो ये कितना आएगा, 2 2 4 माइनस h न्यू, 4 माइनस 1 वो आएगा 3, तो यहाँ बचेगा 3h न्यू डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो 5 किसके बराबर होता है, h न्यू नॉट इज इक्वल टू 3h न्यू डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से h गया, यहाँ पे न्यू नॉट की वैल्यू आ गई 3 न्यू डिवाइडेड बाई 2। तो अगर ऑप्शंस के साथ इसको मैच किया जाएगा तो 3 न्यू डिवाइडेड बाई 2, दैट इज ऑप्शन नंबर 2, इसका ऑप्शन नंबर 2 है। तो इस चीज़ को हम रब कर लेते हैं, तो फिर मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 21 को अगर देखा जाएगा, ए शेल ऑफ मास m इज इनिशियली एट रेस्ट, पहले शेल एक रेस्ट है, उसको फिर फोड़ा गया है, वो 3 फ्रेगमेंट्स में उसको तोड़ा गया है, ठीक है, वो फट गया है, एक बॉम्ब समझो, वो 3 फ्रेगमेंट्स में टूट गया है, उसका उनके जो मासेस का रेशो है वो है 2:1। इफ द फ्रेगमेंट्स हैव इक्वल मास फ्लाई ऑफ अलोंग द म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। तो कह रहा है जो इक्वल मासेस वाले टुकड़े हैं वो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में जा रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ से एक जा रहा है, दूसरा यहाँ से जा रहा होगा, और इसका वेलोसिटी भी v है और इसका वेलोसिटी भी v है, इसका मास है 2m और इसका मास है 2m, ये है, ठीक है। तो सिंपली अगर ये वेलोसिटी एक इधर दूसरा ये इधर, तो इसका जो नेट रिजल्ट होगा वो यहाँ से होगा, वो कितना होगा, अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab cos ऑफ थीटा, लेकिन एंगल यहाँ पे 90 डिग्री है, cos 90 0 बना, तो दैट मीन्स खाली ये 2 चीज़ें बचेंगी, ये बना यहाँ पे √2 ऑफ v,
ठीक है, तो ऑब्वियसली कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगेगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगेगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगेगा, तो उसको क्या है, वो P1 इज इक्वल टू P2। यहाँ का मोमेंटम कंजर्व करने के लिए जो तीसरा मास है उसको यहाँ जाना पड़ेगा, हमको बोला गया है वो किस वेलोसिटी से यहाँ जाएगा। तो अगर यहाँ का मोमेंटम देखेंगे हम, P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, मास इसका है 2m और वेलोसिटी है √2v, सीधा लिखा जाएगा तो 2√2m ऑफ v। तो यहाँ का मोमेंटम क्या होगा, P इज इक्वल टू mv, मास है इसका खाली m और वेलोसिटी है हमारा v, वो मुझे पता नहीं है। तो यहाँ का अगर देखा जाएगा, यहाँ m है, ठीक है, यहाँ m है, यहाँ m के साथ और चीज है 2√2v, तो यहाँ v, तो ये चीज है, तो यहाँ मिसिंग कौन टर्म है 2√2, तो सिंपली जो यहाँ का वेलोसिटी रहेगा वो रहेगा 2√2। सिंपली ऐसे ट्रिक्स में आपको इसको कर लेना है। तो अगर ऑप्शंस के साथ मैच किया जाएगा 2√2 ऑफ v, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, तो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहता है, ए बॉडी ऑफ मास 60 ग्राम एक्सपीरियंस ए ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ 3 न्यूटन। एक बॉडी है जिसका मास 60 ग्राम है और वो एक्सपीरियंस करती है एक ग्रेविटेशनल फोर्स 30 न्यूटन का, और उसको किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट इज। तो आपको ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी के बारे में पता करना है। तो आपको पता है Eg इज इक्वल टू फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन डिवाइडेड बाई मास। तो इसमें यहाँ पे क्या दिया गया है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कितना दिया गया है, यहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन 3 न्यूटन का, मास कितना दिया गया है 60 ग्राम का। इसको अगर कन्वर्ट करेंगे केजी में, तो ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ का हमको यूज करना पड़ेगा। तो सिंपली अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 6 इंटू 10⁻³ तो यहाँ बनेगा, इससे 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो ये बना 1/2, वो बना 0.5 इंटू यहाँ -3 + 1 -2, तो ऊपर चला जाएगा वो 2। तो यहाँ पे 5 को लिखूंगा मैं, इसको मैं लिख सकता हूँ 5/10, 10⁻², यहाँ एक 10 गया, वहाँ बचा 5 इंटू 10, तो आपका आंसर 50 हो सकता है। तो ऑप्शंस के साथ मैच किया जाएगा, तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को जाते हैं, दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 23 में सिंपली स्टेटमेंट एक दिया है, स्टेटमेंट 2 दिया है, दैट मीन असर्शन रीजन टाइप के स्टेटमेंट क्वेश्चन से ही। तो क्वेश्चन नंबर 23 कैसा दिया गया है, स्टेटमेंट 1 दिया गया है, बोला गया है कि बायट-सावर्त लॉ गिव्स अस द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ एन इन्फिनिटेसिमल करंट एलिमेंट आइडियल ऑफ ए करंट कैरिंग कंडक्टर ओनली। ऑब्वियसली करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, उसमें करंट चल रही होती है। आए हम स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं dl, तो जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड dB होता है वो कितना होता है, μ0/4π IDL sin θ डिवाइडेड बाई r²। ये हमको एक करंट कैरिंग एलिमेंट के बारे में हमको मैग्नेटिक फील्ड देता है। ऑब्वियसली स्टेटमेंट 1 हमको सही कह रहा है। फिर स्टेटमेंट 2 के बारे में अगर देखा जाएगा, बोल रहा है कि जो बायट-सावर्त लॉ है वो कॉलम्स is analogous to Coulomb's inverse square law of charge, ठीक, with the former being related to the field produced by the scalar source। बोल रहा है यहाँ पे कि जो यहाँ पे फॉर्मर है, दैट मीन्स बायट-सावर्त लॉ है, उसको कौन प्रोड्यूस करता है, स्केलर IDL, और IDL को आप मानते हो करंट एलिमेंट। यहाँ पे DL का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होता है, दैट मीन्स ये एक वेक्टर एलिमेंट है। जो करंट एलिमेंट होता है वो एक वेक्टर होता है। हाँ, नो मैटर आप ये DL से ये इसको फिर I पे शिफ्ट कर लेते हो, हाँ, नो मैटर करंट इज नॉट अ वेक्टर, लेकिन हम इसको डायरेक्शन ऑफ एसेंस की हेल्प से ये जो वेक्टर DL पे होता है इस पे शिफ्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन स्टेटमेंट 2 में कुछ गड़बड़ कर रहा है, यहाँ पे ये सही से आपको स्टेटमेंट 2 नहीं बोल रहा, दैट मीन स्टेटमेंट 2 यहाँ सही नहीं है। तो आपको जो आपका जो आंसर होगा स्टेटमेंट 1 होगा सही, और स्टेटमेंट 2 जो होगा वो गलत होगा। तो ऑप्शंस के साथ मैच किया जाएगा, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 24 का क्वेश्चन नंबर 24 को डिस्कस करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि 2 हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर्स ऑफ रेडियस r1 एंड r2। हमारे पास 2 स्फीयर्स है जिसका रेडियस r1 है और दूसरा स्फीयर है जिसका रेडियस r2 है। कहा गया है कि जो रेडियस 1 है वो जो ये रेडियस 1 वाला सर्कल है वो एक बड़ा सर्कल है। ऐसा रेडियस 1 इज मच ग्रेटर देन रेडियस 2।
ओके तो फिर पूछा गया है कि द पोटेंशियल वुड बी, पोटेंशियल क्या होगा, तो आपको पता है V इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर। इसका मतलब हो गया V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, R बड़ा तो V छोटा। तो दैट मीन्स अगर ये बड़ा स्फीयर है तो इस पे कम पोटेंशियल होगा, ये बड़ा स्फीयर होगा तो कम पोटेंशियल होगा। तो ऑप्शन लिखा गया है इक्वल ऑन बोथ स्फीयर, तो गलत है। तो रेडियस पे डिपेंड करता है, बड़ा स्फीयर तो छोटा पोटेंशियल, छोटा रेडियस तो बड़ा पोटेंशियल। ऑप्शन 1 गलत है। डिपेंड ऑन मटेरियल प्रॉपर्टी, तो आर पे डिपेंड करता है, मटेरियल प्रॉपर्टी में भी डिपेंड करता होगा, लेकिन यहाँ पे हम और एक ऑप्शन चेक कर लेते हैं, मोर ऑन बिगर स्फीयर, ये गलत है। बड़े स्फीयर पे कम पोटेंशियल होगा क्योंकि रेडियस बड़ा तो पोटेंशियल कम, तो मोर ऑन स्मॉलर स्फीयर। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। दैट मीन्स ये ज्यादा किस वाले चीज पे होगा, स्मॉलर स्फीयर पे आपका पोटेंशियल ज्यादा होगा। इतना यहाँ पे समझ आ चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। पहला ऑप्शन इंक्रीज फॉर कंडक्टर्स, ओबियसली टेम्परेचर के बढ़ने से कंडक्टर्स की रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, बट डिक्रीज फॉर ओबियसली सेमीकंडक्टर के लिए घट जाती है, कंडक्टर्स के लिए बढ़ जाती है। ओबियसली इसका ऑप्शन फर्स्ट ही होगा, बाकी ऑप्शंस पढ़ने के लायक नहीं है क्योंकि आपके एग्जाम में 2 या 3 ऑप्शन सही नहीं होते, एक ही ऑप्शन सही होगा। तो पहला ही ऑप्शन अगर सही आ रहा है तो उसी पे टिक कर लो, उसी पे फोकस कर लो, स्टिक टू द फर्स्ट ऑप्शन। दैट मीन्स इसको ऑप्शन फर्स्ट होगा। टेम्परेचर के इंक्रीज होने से आपका जो सेमीकंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो डिक्रीज होता है, और जो इंसुलेटर दिस कंडक्टर होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 की बात अगर की जाए, तो जो क्वेश्चन नंबर 26 है, क्वेश्चन नंबर 26, तो वो कह रहा है कि एक बाई कॉन्वेक्स लेंस है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर ईच है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल का दिया गया है 1.5, द पावर ऑफ द लेंस इज सिंपली। तो यहाँ पे देखो जो 20 सेंटीमीटर अगर मैं देखूँ, वो जो फोकल लेंथ होगा वो है 20 सेंटीमीटर। आपको होता है पावर इज इक्वल टू 1/f, लेकिन ये 1 मीटर में होना चाहिए, लेकिन जब सेंटीमीटर में होता है तो तब लेते हैं हम 100 डिवाइडेड बाई f। अगर सेंटीमीटर में होता तो सिंपली लिखो 100 डिवाइड बाई सेंटीमीटर, ये फोकल लेंथ की जगह 20, 2 से 2 गया, 2 1 2 5, दैट मीन्स +5 पर इसका आंसर रहेगा। तो अगर मैच किया जाएगा तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसको मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसको मैच हो रहा है। ओके, दैट्स क्लियर। क्वेश्चन नंबर 27 हाँ, द डायमेंशन MLT-2 और एम्पियर-2 ये किस भाई साहब का डायमेंशन है? मैग्नेटिक परमेबिलिटी, इलेक्ट्रिक परमेबिलिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स, सेल्फ इंडक्टेंस। देखो यहाँ पे अगर देखा जाएगा, मैं सबसे पहले किसका से दिस डायमेंशन निकालूं, मैग्नेटिक परमेबिलिटी, दैट मीन्स म्यू का निकालूं, ठीक, या एप्सिलॉन का निकालूं या फ्लक्स का निकालूं। अगर फ्लक्स की बात की जाए तो वो B.A cos थीटा होता है, लेकिन आपको उसको मैग्नेट B का डायमेंशन निकालना होगा। अगर हम म्यू की वैल्यू देखेंगे तो उसका डायमेंशन निकालने के लिए भी आपको B का वैल्यू पता होना चाहिए। अगर आप देखेंगे सिंपली B इज इक्वल टू μ0/4π I dB का अगर देखा जाएगा μ0/4π IDL साइन थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम देखा जाएगा μ0 का डायमेंशन निकालने के लिए, लेकिन अब उसके लिए आपको पता होना चाहिए b। तो b का चलो ऐसे पहले लिख लेते हैं, b इज इक्वल टू μ0/4π IDL साइन थीटा बाय r स्क्वायर। तो μ0 का डायमेंशन पता करना है, 4π का कोई डायमेंशन नहीं, करंट का एम्पियर होगा, dl का लेंथ होगा l, थीटा का कोई डायमेंशन नहीं, r का लेंथ l स्क्वायर होगा, l से l गया, वहाँ पे b का वैल्यू बचा μ0 a डिवाइडेड बाय, लेकिन अब b का पता होना चाहिए। अगर मैं b का वैल्यू देखूँ, b किसके बराबर होता है, तो हमको पता होता है फोर्स जूटे एक जब कंडक्टर को रखा जाता है मैग्नेटिक फील्ड में, वहाँ पे जो फोर्स आ जाता है सिंपली वो बिल के बराबर आता है, BIL, या एक चार्जेड पार्टिकल को रख लो आप मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस पर लगने वाला फोर्स BIL होता है, BIL। तो यहाँ पे B का अगर देखा जाएगा फोर्स डिवाइडेड बाई IL, तो यहाँ पे फोर्स का निकालेंगे, फोर्स किसके बराबर, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास का क्या होगा m1, एक्सेलरेशन का क्या होता है LT-2, I का क्या होता है एम्पियर, और ये क्या है यहाँ पे L क्या है लेंथ का लेंथ, L से L गया इज इक्वल टू B। तो B का वैल्यू क्या आया हमारा, B की जगह लिख सकते हैं हम
टी माइनस टू डिवाइडेड बाई ए, यहाँ से क्या है म्यू नॉट ए डिवाइडेड बाई एल। तो ये सारे यहाँ चले जाएंगे, यहाँ आ जाएगा एम एल टी माइनस टू, ये ए नीचे, तो वो ऐसे ए माइनस टू करके आ जाएगा म्यू नॉट। तो इसका मतलब जो हमारा डायमेंशन था एम एल टी माइनस टू ए माइनस टू, ये म्यू नॉट का डायमेंशन है, दैट इज़ ये मैग्नेटिक परमेबिलिटी का डायमेंशन है विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीके से आना चाहिए दोस्त, 1 मिनट लग गया इसको लेकिन क्वेश्चन हो गया हमसे। क्वेश्चन नंबर 27 था ये। तो अब अगर मैं क्वेश्चन नंबर 28 की बात कर लूँ, टेंशन वाले चैप्टर से है, दैट मीन्स मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स वाले चैप्टर से है। इसमें लिखा गया है कि इफ अ सोप बबल एक्सपेंड्स द प्रेशर इनसाइड द बबल इज, तो एज आपको पता है एक्सेस प्रेशर की फॉर्मूला, एक सोप बबल है, ठीक है, जितना जितना इसका रेडियस बढ़ेगा तो इसमें एक्सेस प्रेशर डेवलप होगा, और वो क्या इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा या सेम रहेगा। एक्सेस प्रेशर की फॉर्मूला आपको पता है 4 इंटू सरफेस टेंशन डिवाइडेड बाई रेडियस। जितना जितना आपका स्फीयर बढ़ेगा, सो बबल बढ़ेगा, उसका वॉल्यूम बढ़ेगा तो दैट मीन उसका रेडियस बढ़ने लगेगा, तो ये डिनोमिनेटर में बढ़ने लगेगा। अगर डिनोमिनेटर में चीज़ बढ़ रही है तो न्यूमरेटर डिक्रीज हो रहा है, तो दैट मीन्स ये डिक्रीज होगा, जो प्रेशर अंदर में होगा वो कम होने लगेगा जितना जितना ये जितना जितना ये बबल बढ़ने लगेगा, ठीक है। तो दैट मीन्स जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 3 है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 28 को ऑप्शन नंबर 3 है। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 की बात अगर की जाए, क्वेश्चन नंबर 29 की बात अगर की जाए, क्वेश्चन नंबर 29 में हमको बताया जा रहा है कि एक सोलेनाइड है, a long solenoid of radius 1 mm has 100 turns per mm. If 1 ampere current flows in the solenoid, then the magnetic field strength at the center of the solenoid. Solenoid आपको उसका magnetic field पता, B is equal to mu ni. Okay. म्यू नॉट एन आई, सॉरी आई मीन से म्यू नॉट एन आई। तो अब अगर यहाँ देखा जाएगा तो म्यू नॉट की वैल्यू क्या लेते हैं हम, 4 पाई इंटू 10⁻⁷, और n की वैल्यू यहाँ पे हमको दिया हुआ है 100 डिवाइडेड बाई 1 mm इंटू करंट की वैल्यू हमको दी गई है 1 एम्पियर। यस, तो अब इसी चीज़ को अगर देखा जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁷, यहाँ 100, इस mm को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ आ जाएगा ये 1 mm, तो दैट मीन्स 10⁻³ मीटर में अगर कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको। तो जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे यहाँ बचेगा 10 पावर, तो ऑप्शंस में तो इस चीज़ को आप सॉल्व कर लेंगे। देखो ये आ रहा है आपका 10 पावर, ये आ रहा है आपको 12.56, ओके, ऑप्शंस में ही दिया गया है 12.56 और 12.56 के 2 ऑप्शंस हैं, दैट मीन्स या तो फर्स्ट ऑप्शन होगा या तो फोर्थ ऑप्शन होगा। तो आप यहाँ की वैल्यूज देखेंगे, 10 पावर ये 10⁻⁷ है, ये 10⁻² है, तो वो 2 इसके साथ चले गए, वहाँ बचे इसमें 10⁻⁵, और यहाँ पे 10 पावर नीचे 10⁻³ है, वो जब ऊपर चला जाएगा 5 में से 3 चले गए, वहाँ बचा 12.56 इंटू 10⁻⁻²। तो वो जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 4 है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4, दैट मीन्स 12.56 इंटू 10⁻⁻² टेस्ला। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में से आया हुआ था। आपने हज़ारों बार ऐसा क्वेश्चन क्लास में किया हुआ था सोलेनॉइड में से, तो बहुत इंपॉर्टेंट था, क्लास 12th में आपने भी ऐसा किया होगा, ठीक। तो अब क्वेश्चन नंबर 30 की बात अगर की जाए, यहाँ पे मैं थोड़ा 30 का लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 30 बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। तो अगर यहाँ पे देखा जाएगा तो ऐसा एक ग्राफ दिया गया है, उसमें यहाँ से दिया है डिस्प्लेसमेंट और दिया हुआ है टाइम। तो यहाँ पे पहला एक ग्राफ दिया गया है जिसका वैल्यू 30 डिग्री है, दूसरा एक कर्व दिया है जिसका वैल्यू 45, जिसका एंगल 45 है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग सपोज स्पीड होगा v1 और इसके कॉरस्पॉन्डिंग स्पीड होगा v2। तो आपको पता है जो स्लोप होता है xt ग्राफ का वो होता है सिंपली द वेलोसिटी,
स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ गिव्स यू द वेलोसिटी, और आपको वेलोसिटी का रेशो दिया गया है, दैट मीन्स पहले 30 डिग्री का आपको निकालना है v1 डिवाइडेड बाई v2। अगर आपको पता होगा जो स्लोप होता है वो होता है tan ऑफ थीटा, दैट मीन्स आपको निकालना है tan ऑफ 30 डिग्री डिवाइडेड बाई tan ऑफ 45 डिग्री। tan ऑफ 30 डिग्री कितना होता है, सिंपली √3 tan ऑफ 45 √1, दैट मीन्स √3:1। ऑप्शंस के साथ मैच किया जाएगा तो दैट मीन्स थर्ड ऑप्शन यहाँ पे मैच हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस लेक्चर को एंड कर लेता हूँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो लेक्चर का लेंथ 1 घंटे से थोड़ा ओबियसली 1 घंटे का हो गया, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक खुश रहे, आबाद।